हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए हम चल रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में कर रहे थे। आज हमने इससे पहले वाली वीडियोस में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी जूट और टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में कर चुके हैं, शुगर इंडस्ट्री के बारे में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मतलब जिनका रॉ मटेरियल, जिन इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल होता है, उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है, या हम उन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज़ किस लिए? क्योंकि आपको याद हो जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने किया था बेसिक और की इंडस्ट्री, और दूसरी कही थी हमने कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री से बना हुआ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री में जाता है, और दूसरी इंडस्ट्री में जाने के बाद उससे कोई अदर गुड्स बनते हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज़, बहुत सी अदर इंडस्ट्रीज़ है जिनके लिए ये एक बेसिक इंडस्ट्री का काम कर रहा है। कौन? आयरन और स्टील इंडस्ट्री। कैसे, किन किन इंडस्ट्रीज़ में ये बेस बना रहा है? हैवी, आप कह सकते हो मीडियम एंड लाइट मीडियम, डिपेंड ऑन इट्स देयर मशीनरी। कोई भी अगर हैवी इंडस्ट्री है, मान लो कोई गाड़ी बना रहा है, हुंडई वाले हैं या आप कह सकते हो कि मारुति वाले हैं, तो वो गाड़ी बना रहे हैं तो भी वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है, उन्हें वहाँ से पार्ट्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई यूटेंसिल का, किसी ने स्टील बर्तन्स का अगर मान लो इंडस्ट्री लगाई किसी यूटेंसिल की, तो उसे भी वहाँ से स्टील लेना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो, अगर कोई मेडिसिन्स का कर रहा है, मेडिकल के कोई इक्विपमेंट्स बना रहा है, तो उसे भी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए स्टील वहाँ से प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, आयरन स्टील। तो बहुत सारी टेलीफोन बन रहा है, उसके लिए साइंटिफिक कोई इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए सभी का बेस जो है वो स्टील इंडस्ट्री से आता है। तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्री अपने आप में ही आप कह सकते हो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब स्टील इंडस्ट्रीज़ इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। अब बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं, इंजीनियरिंग का सामान बनता है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बनता है, डिफेंस का मटेरियल बनता है, मेडिकल साइंस के इक्विपमेंट्स बनते हैं, टेलीफोनिक वगैरह और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो बनते हैं वो स्टील इंडस्ट्रीज़ पे ही बेस्ड हैं, क्योंकि बेस हमें वहीं से मिलता है। उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में वो सामान जाता है, फिर अलग इंडस्ट्रीज़ उससे अपना कोई आप कह सकते हो कि आइटम बनाती हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ, ये देखिए, वेट अ मिनट जी, हम इसकी प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे देश में जितना स्टील ज़्यादा हम कहेंगे कंजप्शन हो रही है, स्टील को जितने लोग ज़्यादा ले रहे हैं, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इट मीन्स अगर कोई स्टील ले नहीं रहा, अगर स्टील की हम कह सकते हैं कि कंजप्शन कम है, इट मीन्स अपने देश में लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई नया बिजनेस छेड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टील की ज़रूरत पड़ रही है, आयरन और स्टील की। और अगर इसकी कंजप्शन अपने देश में कम हो रही है, इट मीन्स अपना देश डेवलपमेंट कम कर रहा है, ऐसा माना गया है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है वो हैवी होता है। ठीक है, किसका? आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो हैवी रॉ मटेरियल होता है, फिनिश होने के बाद भी वो बल्कि और हैवी होता है, यानी कि जो उससे रॉ मटेरियल लिया वो भी हैवी था, और जो उससे फिर सामान बना आयरन और स्टील का वो भी हैवी है। तो इसमें तीन चीज़ बड़ी बेसिकली ली जाती हैं रॉ मटेरियल के लिए। एक होता है आयरन और, दूसरा होता है कुकिंग कोल, और तीसरा होता है लाइमस्टाइल। और इसका रेशियो कैसे लिया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 4:2 और 1, यानी कि 4 आयरन और को लेंगे, 4%, 2% कुकिंग ऑयल को लेंगे और 1% लाइमस्टोन को लेंगे, तब उससे हम आप ये कह सकते हो कि उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसेस करके हम लोग इससे स्टील बनाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो 4:2 और 1 का रेशो है किस किस का? आयरन ओर का, कुकिंग कोल का और लाइमस्टोन का। ओके, उसके बाद आ रहा है उसमें कि जो स्टील प्लांट्स है वो प्लांट्स जो हैं वो हैं कहाँ पे, एस्टेब्लिश कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। अब ये आप पहले ही कहते हो कि कोई भी हम फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हम
लोकेशन वहाँ देखते हैं जहाँ रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए। अब रॉ मटेरियल क्योंकि इसका तो वैसे भी बुल्की है, हैवी है, तो हमें ऐसी चीज़ देखनी पड़ती है, ऐसी जगह पे लोकेशन देखनी होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली हो। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के मैप में आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे जो आपको वो बेल्ट दिखेगी जहाँ पे जमशेदपुर स्टील प्लांट है, तो वो वाला सारा एरिया उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार का कुछ पार्ट है जिसे छोटा नागपुर का प्लेटू बोलते हैं, वो वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे डेक्कन प्लेटू है वो, और वहाँ पे आयरन और स्टील का खूब रॉ मटेरियल आयरन और के रूप में हमें मिलता है। ओके, इसके बाद हम आगे आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी कंजप्शन जितनी होती है हम उससे आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अब कंजप्शन की बात आ रही है तो यहाँ नीचे अगर आप देखिए, वेट ए मिनट, नीचे दे रखा है इन 2016 95.6 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक थर्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन। 2016 में 19.6 मिलियन टन क्रूड स्टील मतलब कच्चा स्टील आप कह सकते हो, जिससे भी फाइन क्वालिटी नहीं हुई है उसकी, वो इंडिया में वर्ल्ड की रैंकिंग में देखें तो इंडिया उसमें थर्ड रैंक पे आ रहा था। यानी इंडिया में क्रूड आप कह सकते हो कि स्टील लगभग बहुत ज़्यादा 2016 में था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं, और हाँ एक बात और इन्होंने बताई है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। देखिए क्रूड स्टील मतलब वो स्टील जो कच्चा स्टील है जिसकी ज़रूरत हम लोगों को स्टील को बनाने में पड़ती है, उसमें इंडिया थर्ड रैंक पे था 2016 में। और 2016 में ही हम स्पंज आयरन होता है जिसको हम मोल्ड करके उसको और भी मॉडिफाइड करके हम अच्छे से चीज़ बना सकते हैं। स्पंज आयरन में हम फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अपने यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पंज आयरन मिल रहा था, ठीक है। लेकिन वही हम देख रहे हैं कि 2016 में हमारी अगर हम देखते हैं 2016 में हमारी कंजप्शन कितनी थी, तो हमारी कंजप्शन सिर्फ कितनी थी, 63 kg पर एनम थी। मतलब एक साल में एक इंसान 63 kg ही आयरन या स्टील को यूज़ कर रहा था, चाहे वो यूटेंसिल बना रहा है, चाहे वो आप कह सकते हो कि उसको मेडिकल फील्ड में यूज़ किया, चाहे उसने, मतलब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम 63 kg अपने कमर पे लाद के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि हमारा जितनी कंजप्शन हुई है, हमने जितना उसको यूज़ किया है, उसके भी हाफ पे हमारी पॉपुलेशन के साथ उसको डिवाइड करके और तब उसका रेशियो निकाला जाता है कि एक इंसान ने कितना जो है कंजप्ट किया। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा क्रूड स्टील भी है और क्रूड आप कह रहे हो कि स्पंज आयरन भी है, हमारी उसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी 2016 में। हम एक में थर्ड रैंकिंग पे थे क्रूड स्टील के उसमें, और स्पंज आयरन में हम फर्स्ट रैंकिंग पे थे। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्ल्ड में तो उसका रेशो 208 किलोग्राम पर एनम है, लेकिन अपना देश उसको 63 किलोग्राम पर एनम यूज़ कर रहा है, यानी कि हम वर्ल्ड के लेवल पे उसको यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी डेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो रही थी, ठीक है। इस फील्ड में, किस फील्ड में कि हम नई नई फैक्ट्रीज़ लगाएं या अपना कोई इस टाइप का प्लांट्स लगाएं जिसमें ये वाली कंजप्शन ज़्यादा हो। यानी हम, आप ये कह सकते हो कि हमारी स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डेवलप कर रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ को देखते हुए। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे कि कैसे बनता है क्रूड। आप ये कह सकते हो कि इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, पहले आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा आपको 69 पेज पे। आपने क्या किया कि रॉ मटेरियल जो था आयरन और वगैरह वो लाए, उसको आपने मेल्ट किया, मतलब उसको गर्म करके मेल्ट किया। उसके अंदर लाइमस्टोन, जिसे आप चूना पत्थर जो हम डालते हैं ना जब ग्राउंड वगैरह बनाते हैं, उसमें चूना पत्थर डाला, ठीक है। लाइमस्टोन को उसमें फिक्स किया, फिर उसको मिक्स किया अच्छे से, और उसके अंदर से जो मतलब आप कह सकते हो जो ख़राब चीज़ें थी उसको अलग निकाला, वेस्ट जो था उसको अलग निकाला। उसके बाद अगली प्रोसेसिंग क्या हुई कि उसे मोल्ड किया गया, उसे थोड़ा बहुत मतलब आप कह दो फोल्ड करा, मोल्ड करा, उसको रोल किया गया, उसकी मोल्डिंग की गई और उसके पिक्स बनाए गए। अब पिक्स बनाने के बाद क्या हुआ कि स्टील बनाने की तैयारी की गई। पिक्स बन जाते हैं जब उसके बड़े बड़े, तो पिक्स से क्या करते हैं, पिक्स को फिर से प्योरीफाइड किया जाता है, मेल्ट करके उसे फिर से गर्म किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और उसमें आप कह सकते हो कि उसमें उसको फिर से उसकी जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, मैग्नीज़, निकिल और उसमें
क्रोमोमियम वगैरह यूज़ अंदर ऐड करके उसकी फिर से इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है गर्म करके दोबारा, और फिर उसे शेप दी जाती है। अब गरम गरम को शेप दी जाती है, उसको रोल बनाया जाता है या उसको दबाया जाता है, उसको प्रेशर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि गरम गरम है तो उसको हर तरह से हम लोग शेप दे सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है, वैसे आता नहीं है बट क्योंकि आपकी बुक में है तो वाइडली आपको मोटा मोटा मुझे बता देना था। अब हम आते हैं कि जो हमारी आप ये कह सकते हो जो स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ पे है, लोकेशंस हमें देखनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का आपने नाम सुना है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पब्लिक सेक्टर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब जिस पे सारी पकड़ किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। सेल का आपने नाम सुना है, क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। अब एक बात और बताना चाह रही हूँ आपको, वो ये कि 1950 में अगर देखते हैं 1950 में, तो चाइना और इंडिया दोनों की सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे स्टील की। 1950 में भारत और चाइना दोनों इक्वल क्वांटिटी, एक ही मात्रा का स्टील प्रोड्यूस करते थे, मतलब उनको दोनों में एक जैसा स्टील था। फिर आज ऐसा क्या है कि चाइना तो लार्जेस्ट पोजीशन पे है और इंडिया अभी थर्ड पोजीशन पे था। ऐसा क्या हुआ, चाइना तो कंजप्ट भी बहुत कर रहा है। चाइना यानी कि आप ये कह सकते हो कि चाइना जब स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो कंजप्शन भी कर रहा है। कंजप्शन मतलब वो यूज़ भी कर रहा है उस स्टील को। अपने यहाँ मैंने अभी आपको बताया था ना कि 63 kg पर एनम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड लेवल पे ये 208 kg पर एनम यूज़ हो रहा है। और चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में। अगर चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो चाइना कंज्यूमर भी है। इसका मतलब चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, वो अपना कहीं ना कहीं उस फील्ड में उस स्टील को लगा भी रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा कर रहा है, कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, इट मीन्स चाइना लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। जब हम दोनों 1915 में एक पोजीशन पे थे तो हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हम अब पीछे रह गए। हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारे लोग रिस्क नहीं उठा रहे हैं हैवी मटेरियल की फैक्ट्रीज लगाने का या पैसा ज़्यादा लगाने का, ठीक है। हम लोग रिस्क नहीं उठा रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कंज्यूमर कम हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है, छोटा नागपुर का प्लेटू। छोटा नागपुर का प्लेटू रीजन इन द सेंस उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, इसके जो बीच इनके थोड़े थोड़े कॉर्नर अगर ले लेते हैं तो वो जो छोटा नागपुर प्लेटू आता है, प्लेटू इन द सेंस जहाँ कभी लावा जहाँ कभी वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा वो प्लेटू, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं आयरन और स्टील के रॉ मटेरियल। इसीलिए जमशेदपुर के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी वहीं पे लगी हुई हैं, ठीक है। अब छोटा नागपुर प्लेटू का मतलब ये मत लगा लेना कि महाराष्ट्र में नागपुर है तो छोटा नागपुर भी उसके आसपास होगा। छोटा नागपुर प्लेटू आपकी बुक के पेज नंबर 70 पे दिखाया हुआ है आपको। दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, ये सब स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं और ये सब आयरन और स्टील इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है, ओके। अब आया कि रॉ मटेरियल अगर मिल रहा है और हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन मैंने आपको बता दी। अब हम कर रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप ये कह सकते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में हमने बना ली इंडस्ट्री, तो उसके लिए चैलेंजेस तो आपको पता ही है कि आएंगे। तो अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है हमारे आगे, सबसे पहले है हमारे पास जो कुकिंग कोल है, जो सेकंड पोजीशन पे मैंने बताया था, क्या रेशियो बताया था मैंने, 4, 2 और 1 का रेशियो बताया था ना कि 4% हमारे पास क्या होना चाहिए, 4% आयरन ओर होना चाहिए, 2% कुकिंग कोल होना चाहिए और 1% लाइमस्टोन होना चाहिए। उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम अपना आयरन स्टील बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारा कुकिंग कोल है यानी जिसकी 2% होनी चाहिए वो हमारे पास कम है, उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है। तो इसीलिए हमारे आगे ये चैलेंज है कि हम उसको कैसे अपनी एजेंसी, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, ओके। दूसरा है जो लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स को आप कह सकते हो कि जो लेबर्स हैं वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा
एफिशिएंसी नहीं दिखा रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, या इतनी स्किल्ड नहीं है, ये भी एक कमी है। तीसरा क्या आ सकता है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। आप ज़्यादातर जितनी भी हम फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ हमने करी हैं उसमें आप बता सकते हो कि इरेगुलर सप्लाई होती है किसकी, एनर्जी की, यानी कि बिजली की व्यवस्था हर जगह पे चाहिए होती है, और क्योंकि वो नहीं हो पाती तो हमारी मशीनें काम नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आज भी हमारे यहाँ आयरन और स्टील की वही पुरानी मशीन, वही पुरानी टेक्निक्स लगी हुई हैं जो पहले होती थी। हमें कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें हम उसमें आप कह सकते हो कि बना सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ नए इक्विपमेंट्स डाल सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ सके। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील। हमारे पास स्टील है, देखो हम नंबर 1 पे नहीं लेकिन 3rd रैंकिंग में आ रहे हैं, लेकिन हमारा स्टील बहुत गुड क्वालिटी का नहीं है। हमें आज भी गुड क्वालिटी का स्टील जो है, अच्छी क्वालिटी का स्टील बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। हालाँकि हम स्टील के प्रोडक्शन में सफिशिएंट हैं, हमारा जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना स्टील हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमें क्या करवाना पड़ता है, हमें अपना स्टील जो है वो आज भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन होता है कि मान लो ये हमारी एक एजेंसी है अपने देश में, और ये बाहर से आने वाली एजेंसियाँ कुछ प्राइवेटाइजेशन, अगर आप कह दो कि किसी चीज़ को प्राइवेट कर देना वो लिबरलाइजेशन है। वो कह रहे हैं कि अगर लिबरलाइजेशन कर दिया जाए, सब चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हम धीरे धीरे थोड़ी सी और डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि क्योंकि जो सेल है हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट अथोराइज्ड है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में उसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़े से पिछड़े हुए हैं। अगर लिबरलाइजेशन को अगर लगा दिया जाए, यानी कि ग्लोबल अगर देख लिया जाए कि फ़ॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फ़ॉरेन ज़्यादा हमारे यहाँ अपना इफ़ेक्ट डाले, या प्राइवेट हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ज़्यादा हो, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि अपने यहाँ और ज़्यादा अच्छी इसकी डिमांड बढ़ जाए। तो हमने किया स्टील और आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का जो मेन आपको बताया था क्या चीज़ होती है उसमें डलने के लिए, एक होता है आयरन और, एक होता है कुकिंग कॉल, और तीसरा हमारा होता है लाइमस्टोन। इनको आपस में प्रोसेसिंग करके हम आयरन और बनाते हैं, जो सारी अदर फैक्ट्रीज़ जो हैं, अदर कंपनीज़, अदर इंडस्ट्रीज़ का बेस है। क्योंकि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो आयरन और स्टील को पहले बेसिक ले रही है, उसके बाद उससे मैन्युफैक्चर बना के कोई दूसरी चीज़ बना रही है। तो बेसिक और की इंडस्ट्री हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आएगी। वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री किस लिए सेकेंडरी होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम को जो चाहिए वो आयरन इंडस्ट्री से लेंगे। अब हम अगली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू।